वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लासेस। अभी तक हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर की एक एक्सरसाइज 3.1 और ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो इक्वेशन है और वेरिएबल्स भी दो हैं। इसमें हमको उन वेरिएबल्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। अभी तक जो हमने पढ़ा है 3.1 में किस प्रकार हम कोई अगर प्रॉब्लम दी है उसके अकॉर्डिंग हाउ टू वी मेक द इक्वेशंस। ओके, अब हम पढ़ेंगे अगर इक्वेशंस तीन टाइप के इसकी केसेस होते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ केसेस, आइदर इफ इन graphically or in graphically the equations may be intersect or lines may be intersect each other. The linear equation of the both the lines may be parallel or may be coincide. There are three situations. Okay, so now take one by one in our case. Okay, here, so first of all, suppose there is a equation, okay, linear equation in two variables x and y, and the standard format of this equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Suppose this is the first equation, okay, and there is another equation. Suppose a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the another equation. We have to identify the value of x and y. We have to identify the value of x and y. What is the variable in it? And here a1, a2, b1, b2, c1, c2 all are constants. Are constants. Constants means it have some numeric values, 1, 2, 3, etc. Okay, and x and y are variables. X and y are variables. These are two variables. So how many equations we need? We need two equations to solve this. So here we have two equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, तो अब इसमें करना क्या है, देखिए अब इसमें हमको सॉल्व करना है एक्स और वाई। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने कल थोड़ा सा समझाया था आपको, मैं एक बार फिर अगेन आई हैव एक्सप्लेन। अब इसमें तीन केस बनते हैं, तीन केस डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ a1, a2, b1, b2, c1, c2। इन वैल्यू पर के ऊपर देयर थ्री केस डिपेंड करते हैं। एक तो केस वन क्या होता है, देखिए अगर जब मैं पहले इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया तो सपोज एक ग्राफ है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया मेरा, ये एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश। अब इधर जैसा कि हम जानते थे पॉजिटिव नंबर थे 1, 2, 3, 4, इधर वापस पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स, इधर वापस नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस है। अब मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, इससे पहले वाले लेक्चर्स में, ये जो दो इक्वेशंस है इनको अगर हम ड्रॉ करें और दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स और वाई, वो एक्स और वाई ही इन दोनों के सॉल्यूशंस होते हैं। दैट इज द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशंस, ठीक है। अब मान लो सपोज अब ये जब मैं इस दोनों इक्वेशन को, दोनों लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूंगा, इस ग्राफ पे मैं ड्रॉ करूंगा, तो तीन केस हो सकते हैं। आइदर ये दोनों लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगी, या दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है, या दोनों लाइन कोइंसाइड हो सकती है। देखिए अब आप पूछोगे सर हम कैसे पता लगाएं? सर ये देखने से कैसे पता लगेगा कि सर ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, अब हम पहली लाइन को x बराबर 0 रखें, y का पॉइंट आएगा उसको पॉइंट बनाएं, फिर वापस y 0 रखें, x का कुछ पॉइंट आएगा उसको यहाँ पे ड्रॉ करें, तो एक लाइन आएगी, फिर दूसरे के लाइन ड्रॉ करूँ मैं पॉइंट्स लगा के, तो इसे बहुत टाइम लग जाएगा। पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप केवल दोनों इक्वेशन को देखने के बाद ही बता देंगे कि ये पैरेलल लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन से या कोइंसाइड लाइन से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इधर देखता हूँ, सपोज ये मेरी कोई एक लाइन है,
ये मेरी लाइन है, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अब दूसरी लाइन जो है, दूसरी लाइन या तो इसके पैरेलल हो सकती है या इसके इंटरसेक्टिंग होगी। अब कैसे पता करें? तो सबसे पहले a1 और a2 और b1 b2 यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी, ये कांस्टेंट्स हैं, कुछ ना कुछ इनकी वैल्यूज होगी। मान लो सपोज केस 1 लेता हूं मैं, केस 1 a1 अपॉन a2 करो आप और b1 अपॉन b2 करो। क्या करो, दोनों इक्वेशन को लिख दो, लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, लिख दिया। अब a1 अपॉन a2 करो, b1 अपॉन b2 करो, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, अगर इक्वल आ गए या मान लो इक्वल नहीं आया, सपोज मान लिया पहला केस जिसमें इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 कुछ 2/3 आ रहा है, अलग ही आ रहा है दोनों। इसका मतलब है कि दोनों लाइनें जो हैं, दोनों लाइंस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब दूसरी लाइन जब मैं बनाऊंगा इस पे, तो वो लाइन कहीं ऐसी होगी, ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, कैसी हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेगी और दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आएगी। और यहाँ कहीं ना कहीं मेरा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा जिससे कोऑर्डिनेट होंगे x और y, और दैट इज माय आंसर, ठीक है। अब ठीक है साहब, इंटरसेक्टिंग लाइन से इसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, मतलब कंसिस्टेंट आपको कुछ ना कुछ आंसर निकल रहा है, दैट इज कंसिस्टेंट। ओके, तो इसको मैं बोलता हूँ दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का अर्थ होता है या उसका मीन्स होता है कि कुछ ना कुछ आपका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अब ठीक है, अब चलो केस 2 लेते हैं। एक और केस क्या हो गया, केस 2 जो है उसे वापस a1 अपॉन a2 किया और b1 अपॉन b2 किया। अब दोनों रेशियो बराबर आ गए, यहाँ बराबर नहीं थे, यहाँ इक्वल आ गए दोनों, ठीक है, रेशियो बराबर आ गया। देन अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फिर आपको एक काम और करना है, जो c1 अपॉन c2 ना, इसका भी रेशियो निकाल लो साथ साथ, इन दोनों का भी रेशियो निकाल लो। देखना, अगर ऊपर हम फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट ले रहे हैं तो नीचे सेकंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट लेंगे, तो सब में ऐसे ही करना, यानी या b2 b1 b1 मत कर देना या c2 अपॉन c1 मत कर देना। तो ये दोनों बराबर आ गए, मैं इतना कह रहा था, अगर a1 अपॉन a2 और इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गए तो हम चेक करेंगे c1 अपॉन c2। अगर ये भी मेरा बराबर आ गया या बराबर नहीं आया, मान लो केवल ये दोनों बराबर आए, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आ गए, ठीक है, और ये मेरा बराबर नहीं आया, ओके, इट मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। लाइन्स क्या होगी आपकी? पैरेलल होगी, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा, इसके पैरेलल लाइन हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन जो ये इस केस में, इस केस 2 में क्या होगा, ऐसी कोई लाइन बनेगी और कभी कोई आपस में इंटरसेक्शन नहीं होगा। ये लाइन को कितना भी बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इन केस 2। ओके, तो दीज आर द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन, तो सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, कहीं x और y कहीं कट ही नहीं होंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। चलिए अब एक और केस लेते हैं, केस 3। इस केस में a1 अपॉन a2 को अपन ने कर दिया और b1 अपॉन b2 कर दिया। मान लो ये दोनों इक्वल आ गए और c1 अपॉन c2 भी इक्वल आ गए, तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो गए। अब क्या होगा, अब उस केस में क्या होता है, वो लाइन जो होती है, वो जो सपोज जो आपने लाइन खींची, ये लाइन अब रहेगी नहीं, पहले वाली लाइन तो हट गई। अब ये जो लाइन खींची a1x, दूसरी लाइन जब ड्रॉ करेंगे वो भी इसी पे आती है, वो भी उसके पॉइंट भी इसी पे आएंगे, ये दूसरी लाइन भी यही होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन सेम होती है। अब दोनों लाइन सेम होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्साइड लाइंस, एक के ऊपर एक को लाइंस आती है, ठीक है,
इसको बोलेंगे कॉन्साइड लाइंस। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका, सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब एस की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है, इसको कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्यूशन है इसके, इसलिए सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो गया, इसमें सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, ठीक है, सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट, सो इसमें कंसिस्टेंट है, इसमें इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अब सॉल्यूशन जब इसमें आएंगे तो कौन से कितने सॉल्यूशन होंगे, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इसमें सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, तो कोई सॉल्यूशन आएगा, कुछ सॉल्यूशन ही क्या आएगा, मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब कोई आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसमें ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन लिख देता हूँ, यूनिक एक आंसर आएगा, एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये हमारा जो केस है, केस ए, केस 2, केस 3, इसके एप्लीकेशन पर हमारी बेस्ड है। यानी कि अगर आपको मैं अब समरी बताया तो यानी कि दो इक्वेशन में दे दूं आपको और आपको पूछूं कि लाइन, इनको अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं तो लाइन पैरेलल आएगी या कॉन्साइड आएगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, क्या होगा, तो आप देखने से बता देंगे कि हाँ उनका क्या करेंगे, जो एक्स का जो कोफिशिएंट है और वाई का जो कोफिशिएंट है उनको आपस में रेशियो करके देखेंगे, अगर वो दोनों रेशियो बराबर नहीं है या इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट लाइंस A1 अपॉन A2 इक्वल B1 B2 है, बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल लाइंस है, और तीनों आपस में पैरेलल है तो कौन साइड लाइंस है, तो इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, और अगर कौन साइड लाइंस है तो भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं, और पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं आता इसलिए इनकंसिस्टेंट होता है। तो ये हमारा बेसिकली मोटा मोटी है। अब आपको जब दो इक्वेशन दे दी जाए आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, केवल देखने से आप बता सकते हैं कि उनका क्या आंसर होगा। इसी पे बेस्ड हमारी अगली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 हम लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इन जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्यूशन ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ मतलब ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्यूज। 10 स्टूडेंट्स है, उन्होंने मैथमेटिक क्यूज में पार्टिसिपेट किया। तो अब क्या हुआ, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है 4 ज़्यादा है बॉयज से, ठीक है। अब 4 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो कितने बॉयज और गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया गर्ल्स इसमें क्यूज के अंदर। देखिए इस क्वेश्चन का क्या है, फर्स्ट। अब गर्ल्स और बॉयज जो है 10 स्टूडेंट्स टोटल क्लास में, गर्ल्स और बॉयज मिला के 10 स्टूडेंट है। मान लो गर्ल्स, सपोज गर्ल्स जो है वो x है और बॉयज है वो y है, ठीक है, ये मैंने मान लिया सपोज। अब दोनों मिला के कितने 10 है, यानी एक इक्वेशन मेरी बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब गर्ल्स x है मेरी और बॉयज क्या है 4, ये यहाँ लिख लेते हैं गर्ल्स, ये बॉयज, गर्ल्स क्या है x, बॉयज क्या है y। अब गर्ल्स जो है वो मेरी x ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, गर्ल्स इज 4 मोर देन, गर्ल्स ज़्यादा है 4 से, तो गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से, तो अगर 4 में इसमें ऐड कर दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसको मैं y को इधर ले आऊँ, x माइनस वाई, 4 को भी ले आऊँ -4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ही होगी। इसको भी सिंपल ये मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसको कन्वर्ट कर लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकली तो आप बना लेंगे, ग्राफ मतलब कैसे बनाएंगे, इसके पॉइंट निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर y क्या आएगा, x इक्वल टू 1 पर y क्या आएगा। अगर देखने से क्या पता लगता है, अब देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ओपन कर लें, ठीक है। अब a1 अपॉन a2 यहाँ पर क्या है, a मतलब 1 या 1, b1 मतलब y का कोफिशिएंट, इसी इक्वेशन का ये 1 और ये -1, ठीक है, यानी कि ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, ठीक है। सोल्व करेंगे, सोल्व, दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है,
यानी कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी मतलब इनका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकलेगा। तो ये हमें केवल ग्राफिकली बताना है और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन सिमिलर तरह का है, आपको इक्वेशन बनानी है, इसको आप कर लेंगे, मैं चाहूंगा ये आप करें। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 and b1 upon b2 and c1 c2 find whether the line representing the following pairs of linear equation intersecting at a point आर पैरेलल और कंसेट। मतलब अब जो दो लाइन दे रखी वो हमको डायरेक्ट बताना है कि वो पैरेलल होगी या इंटरसेक्ट करेगी, क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कोई एक कर लेता हूँ, मान लो मैं सेकंड वाला कर लेता हूँ। ये है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2, ये 9 अपॉन 18 सिंपल कर दो, इधर कर दो 3 अपॉन 6। पहले देख लो कि a1 by 2 b1 by 2 बराबर है या नहीं है, ठीक है। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 हो गया, ठीक है। कट करेंगे, अब इसको कट करेंगे, ये भी 1/2, 3 बन जाती है, 3 2 जा 6, ये भी 1/2, यानी दोनों बराबर है। a1 अपॉन a2 तो बराबर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बराबर आ गया। अब c1 अपॉन c2 भी चेक कर लेते हैं, 12 अपॉन 24, ठीक है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यानी कि ये भी 1/2 आ गया, यानी ये बराबर, यानी ये भी बराबर है। यानी कि हमारा क्या आ गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कौन सा केस लग गया इसमें, जो मैंने बताया था, दैट इज थर्ड केस, यानी कि दोनों लाइन जो है आपस में कॉन्साइड लाइन से, ठीक है, कॉन्साइड लाइन से, यानी कि ये कौन सी लाइन से, कॉन्साइड लाइन से, यानी इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। हमको केवल इतना ही बताना है कि इसमें ये कॉन्सिडेंट है कि नहीं है, तो कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंट लाइंस, तो कॉन्सिडेंट हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार कर लेंगे, सब बिल्कुल सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमें इतना बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। कंसिस्टेंट किस केस में होता है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट है, और अगर उसका कोई इनफाइनाइट लाइंस होगी, मतलब कॉन्सिडेंट लाइन होगी, मतलब एक के ऊपर एक दूसरी लाइन आ रही है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो भी कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज पैरेलल लाइन होगी तो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब कोई भी एक मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ, कौन सा करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 का मान लो फर्स्ट ही कर लेता हूँ जैसे, ठीक है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ओके, ये है मेरा फॉर्म। अगर देखिए, अगर C1 और C2 यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर इक्वल टू के दोनों इधर भी है तो भी चलेगा। आप ऐसा नहीं कि दोनों को इधर ही लाओ तो भी, अगर मान लो इधर कि दोनों माइनस में आएंगे तो कट जाएंगे माइनस में, तो भी हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं कि हम आप इसको लाओ, पर हाँ दोनों में अगर इस साइड है, दोनों में इस साइड ही होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। एक में 5 इधर है, इधर में इधर है, तो वैसा मत करना, ठीक है। अब देखिए इसमें a1 अपॉन a2 क्या कर सकते हैं हम, a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 3 अपॉन 2, ठीक है। b1 अपॉन b2 यानी कि 2 अपॉन माइनस 3, और c1 अपॉन c2 यानी 5 अपॉन 7। करने जो होती है पहले ये हम देखते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल। मीन्स कौन सी लाइन होगी, द लाइन्स या द लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अब इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा तो क्या होगा, तो ये कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन निकल, दे आर कंसिस्टेंट। ओके, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। चलिए इसी प्रकार कोई दूसरा क्वेश्चन हो, मान लो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो इसको एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन और देख लेता हूँ, मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन और देख लेता हूँ। इसमें मान लो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। एक इक्वेशन है 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 9, ठीक है।
ओके, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कर देते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। a1 अपॉन 2/4 और 3 -3 अपॉन -9, ठीक है। अब मैंने अगर दोनों कांस्टेंट पार्ट इधर है तो अपन को इधर लाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ दोनों इधर होने चाहिए, नहीं तो दोनों इधर होने चाहिए। तो 8/9 पहले तो इन दोनों को चेक कर लेते हैं। इन दोनों को चेक करने से बराबर है तो आगे बढ़ती बात, ठीक है। ये 2 × 2 2 × 4 1/2 हो गया, 3 माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 3 3 9 1/2 और 1/3 आ रहा है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है तो दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, तो द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो दे आर कंसिस्टेंट। तो इस प्रकार ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैं चाहूंगा इजीली है। अगर कोई लाइन, अगर ये बताइए दोनों इक्वेशन आपस में अगर कोइंसिडेंट होती है, यानी कि a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2 आ जाएगा, तो क्या होगा? तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलता है। वेरी गुड, ये लड़के गलती करते हैं, वहाँ इनकंसिस्टेंट लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अब ये भी वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर सॉल्यूशन अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ, x - y = 8 और 3x - 3y = 16, ठीक है। अब a1 अपॉन a2 यानी 1/3 हो गया, इधर हो गया -1 अपॉन -3। a1 अपॉन a2 मतलब इसका कोफिशिएंट 1, इसका 3, इसका -1, इसका -3, ठीक है। और ये दोनों बराबर है कि नहीं पहले तो देख लेते हैं। बराबर आ रहे हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3 दोनों इक्वल हो गए। यानी कि अब मेरे को आगे भी देखना पड़ेगा, 8/16 देखना है, तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, ये बराबर नहीं, यानी कि वो कौन सा केस आ गया? a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 तो आ गया, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स ये लाइन्स आर पैरेलल। ये इक्वेशन से होगी जब मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा तो द लाइन्स आर पैरेलल्स, लाइन्स आर पैरेलल। जो पैरेलल लाइन होगी तो क्या होगा? लाइन अगर पैरेलल होती है तो देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब कोई, तो दे आर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ओके। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ओके। ये आप कर लेंगे, सिमिलर है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है, बस बहुत ईजी है, हमें करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, 5 क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वॉज लेंथ इज 4 मीटर है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन में बना ही लेता हूँ यहाँ पर। ये मान लो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी जो लेंथ है, मान लो लेंथ और विड्थ है, ठीक है। लेंथ में x मान लेता हूँ, विड्थ y मान लेता हूँ। ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ठीक है। ये बोल रहा है लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर है विड्थ से, ठीक है। और इसका पेरीमीटर का हाफ दे रखा है 36 मीटर। उसकी डायमेंशन बताइए, मतलब x और y की वैल्यू बतानी है हमें। तो देखिए पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर = 2 × लेंथ प्लस विड्थ। ये फॉर्मूला पेरीमीटर का होता है किसी भी रेक्टेंगुलर का। तो यहाँ पर इससे ऊपर हम लिख देंगे सपोज लेंथ = x। लेंथ मैंने x मान ली और विड्थ जो होगी वो गार्डन की क्या होगी? y हो गई, ओके, क्लियर। अब लेंथ और विड्थ मेरी हो गई। अब पेरीमीटर का हाफ बोल दिया 36 उसने, ठीक है। तो अब पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर हाफ, पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ, तो हाफ पेरीमीटर होगा लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। ये हो गया लेंथ प्लस विड्थ, इसका पेरीमीटर का हाफ। इसकी वैल्यू दे रखी 36, कितनी वैल्यू इसकी? 36, इसकी वैल्यू 36 मीटर। ये हमको गिवन है, यहाँ लिख दो गिवन, ठीक है। अब लेंथ की जगह मैं x लिख देता हूँ और विड्थ की जगह y लिख देता हूँ। लेंथ की जगह मैंने लिख दिया x और विड्थ की जगह लिख दिया y, x + y = 36। तो ये मेरी आ गई एक इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन वो कह रहा है कि जो मेरी लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। मतलब यहाँ अगर मैं लेंथ लिख लूँ, मतलब यहाँ मान लो ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है। अगर लेंथ मेरी x है और विड्थ y है तो लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है। तो मैं अगर विड्थ में 4 जोड़ दूँ और उसको, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये ज़्यादा है तो इसमें 4 जोड़ दिया तो दोनों इक्वल हो गए। तो ये मेरी एक और इक्वेशन आ गई। इस y को दे लिया हो तो x - y = 4। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। तो हमें सॉल्व क्या करना है?
फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन निकालनी है, इजी है। अब इसको अभी तक आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, बाकी मेथड आगे पढ़ेंगे। वैसे दोनों इक्वेशन को हमको मैं जोड़ लूंगा, ऐड कर लूंगा, तो 2x = 36 + 4 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकाल लूंगा। तो वैसे भी कर सकते हो, ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं। ग्राफ में इसके पॉइंट निकाल लूंगा मैं, तो एक ये लाइन आएगी और x - y इसकी लाइन आएगी, वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वो मेरे पॉइंट होंगे। अगर इसको भी ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों ऐड करूंगा मैं, इक्वेशन 1 ऐड 1 and 2 ऐड 1 and 2। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ तो x + x 2x हो गया, y से y कट जाएगा और ये आ गया मेरा 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/2 यानी 20 आ गया, यानी 20 क्या हो गया, लेंथ हो गई, और विड्थ तो 4 मीटर छोटी यानी y हो जाएगा मेरा 16, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करेंगे 36 आता है, ठीक है। ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0. Write another equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersect lines, parallel lines or coincident line. ओके, तो ये तो बहुत ही सिंपल है भाई। अगर मेरे को एक लाइन दे दी, दूसरी लाइन मेरे को बतानी है, तो मेरे को बताना है कि वो लाइन, मतलब दूसरी लाइन मेरे को की इक्वेशन मेरे को बतानी है, और 3 केस दे दिए। एक तो इंटरसेक्टिंग केस के लिए बताओ, दूसरा पैरेलल के हो, तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमको जो लाइन दे रखी है वो क्या है, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। ये एक लाइन हो गई। अब विद राइट अनदर लाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब दूसरी इक्वेशन हमें बतानी है, ये इक्वेशन 1 हो गई। मान लो मैं फर्स्ट वाला तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला लेता हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब कोई सी भी लाइन ले सकता हूँ जिसमें a1/2 और b1/b2 बराबर नहीं हो। तो ये तो a1 ये कुछ फॉर्म हो गया, ये मेरी आ गई a1x + b1y + c1 = 0। इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ गई। अब मेरे को उस दूसरे फॉर्म की इक्वेशन खुद ही बनानी है जिसमें लाइन इंटरसेक्टिंग हो। तो मैं या 2x और 3y की जगह कोई भी ले लूँ, जिससे मैं 3x + 2y लिख लूँ, कुछ भी कांस्टेंट +4 = 0। कुछ भी ले सकता हूँ जिसमें अब 2/3 और 3/2 दोनों अलग अलग हो गए, दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए a1/a2 करते हैं, 2/3 इसका 3/2 हो गया, ये a1 ये a2 ये b1 ये सॉरी a1 ये b1 ये a2 ये b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट लाइन वाला हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है मतलब a1/a2 = b1/b2 होगा, बट c1/c2 नहीं होगा। तो बड़ी सिंपल है, इसको तो हम लिख सकते हैं 2x + 3y तो हो गई होगा, मतलब इसके जो कोफिशिएंट है वो इसके आएंगे, बट c1 -8 की जगह यहाँ पे +8 लिख दो या +10 लिख दो = 0। ये पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। इसमें देखो a1/2 2/2 1 आ गया, 3/3 1 आ गया, और ये c1/c2 बराबर नहीं, यानी कि क्या हो गया पैरेलल लाइंस। थर्ड कोइंसिडेंट लाइन, मतलब सिमिलर लाइन है। सिमिलर लाइन में क्या करेंगे, कैसे एग्जांपल देंगे, पूरी लाइन की इक्वेशन में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। मान लो यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 का कर दूँ, 4 का कर दूँ, तो वही कोइंसिडेंट लाइंस आएगी। मैं मान लो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो जो लाइन की इक्वेशन आएगी तो क्या आएगा, 4x आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6 y, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 2 16 -16 = 0, ठीक है। और कई भी लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस के फॉर्म में आप बदल सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जब आप a1/a2 निकालेंगे, देखिए 2/4 ये 3/6 और -8/- 16। अब देखिए 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 1/2 आ गया, 3 1 3 3 2 6, 1/2 हो गया, 8 1 8, ये -16 है, 8 2 16, माइनस कट जाएगा, ये आपस में बराबर आ गए। यानी कि तो हमें क्या, जब हम किसी भी लाइन हमें गिवन है और उसकी इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है, तो x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर दो या कुछ और कर दो, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। पैरेलल लाइन्स होगी a1/a2 b1/b2 वही रहता है, तो ये x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट वही रहने दो और c को चेंज कर दो, तो ये मेरी पैरेलल लाइंस होगी। और कोइंसिडेंट लाइंस होगी पूरी इक्वेशन में 2 का 3 का किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। ये एक ट्रिक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कोई अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। दो आपको इक्वेशन दे रखी है, इसको ग्राफ पे आपको ड्रॉ करना है, इन दोनों लाइंस को। फिर क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेड द ट्रायंगुलर रीजन। फिर आपको क्या करना है, उस
ट्राइंगल एक बनेगा एक्स एक्सिस और इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये तीन हमका हमारे वर्टेक्स बन जाएगी, एक ट्राइंगल बनेगा। उन ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं और उस ट्राइंगल को हमको शेड भी करना है। देखिए सबसे पहले ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, मान ली ये एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 ये ग्राफ हो गया। ये -1 -2 -3 -4, इधर +1 आएगा 1 2 3 4 5, इधर -1 आएगा -1 -2 -3 -4। ये आपका ग्राफ हो गया। अब वो कह रहा है कि दो लाइन उसने दी एक्स, पहली लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, पॉइंट से निकाल लेते हैं। x - y + 1 = 0, ये एक इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को पहले ड्रा कर लेते हैं, इस लाइन को ड्रा कर लेते हैं हम। अगर x बराबर 0 होगा तो y क्या होगा मेरा, y आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए x बराबर 0 का -y + 1 = 0, इधर जाएगा तो y 1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर y 0 रखूँ तो x कितना आएगा, x -1 आएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को लोकेट करता हूँ और लाइन बन जा दूँगी। x अगर 0 है तो y मेरा 1 होगा, y 1 होगा, ये एक मेरा पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको दूसरे पेंसिल में ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, और दूसरा पॉइंट हो गया x अगर -1 है और y 0 है, x -1, x मेरा -1, एक ही पॉइंट ये हो गया। ये दो पॉइंट आ गए, इन दोनों पॉइंट को मैं ड्रा करते हुए एक लाइन हो जाएगी। ये मेरी लाइन आ गई, ये मैं लाइन ड्राइंग की x - y + 1 = 0। अब दूसरी लाइन मेरी होगी 3x + 2y - 12 = 0। दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है मेरी 3x + 2y - 12 = 0। इसमें मैं x अगर 0 रखूँ तो y कितना आएगा, y x 0 होगा तो 2y देखिए x अगर 0 होगा तो 2y 12 हो गया, तो y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, 12 दे जाएगा प्लस का, y की वैल्यू 6 आ गई। अब y 0 रख दिया तो क्या आएगा, y अगर 0 होगा तो x की वैल्यू कितना आएगी, 3x 12 आ गया। ठीक है, तो x कितना है, 4 आया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। इन दोनों पॉइंट को लोकेट कर दूँ मैं। ठीक है, x अगर 0 है, मेरा x अगर 0 है, x अगर 0 है और y मेरा 6 है, y 6 है, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट आएगा मेरा। ठीक है, x अगर 4 है, x 4 है और y 0, मतलब ये पॉइंट आएगा मेरा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से मेरा ये मेरी एक लाइन होगी। अब इन दोनों पॉइंट्स का वो बोल रहा है कि जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस हो गया, ये इसको शेडेड कर दो पार्ट को, ये शेड कर दिया मैंने। अब और हमें इसके कोऑर्डिनेट बताना है, तीनों कोऑर्डिनेट। एक दो कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है कौन सा है, एक कोऑर्डिनेट आया -1 और 0, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4 और 0, तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तीसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 3x - 3y। ये आ रहा है 3 और वैसे 3 आ रहा है, वो निकाल लेंगे, अपना आएगा वैसे एक्चुअली ये आएगा 3x - 3y + 3 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0, माइनस माइनस और ये प्लस हो गया, -5y और 15 y = 3। y तो 3 हो गया, मतलब ये 3 आएगा और x आएगा 4, x 4 3। ये एक नंबर होगा जो कॉन्सेट करेगा। ठीक है, नहीं उल्टा बोल गया मैंने, x तो ये आएगा 3y और x आएगा 2, तो 6 और ये भी 6, हाँ ठीक है, 2 और 3 आएगा, x 2 आएगा, y 3 आएगा। ये एग्जैक्ट इसमें आ नहीं रहा, वरना ये मैंने स्केल में नहीं है ग्राफ, आप जब करेंगे तो आपको स्केल में रहेगा, तो ये एग्जैक्ट इसकी लोकेशन x = 2 और y = 3 आएगी। इसी प्रकार इसकी ये पॉइंट आएगा। तो कोऑर्डिनेट हमारे निकल गए और हमने इसके ट्रायंगल को शेडेड भी कर दिया। x एक्सिस, ये x एक्सिस है, x डैश और ये y और y डैश है। तो
तो ये जो ट्रायंगल जो बना है एक्स एक्सिस और इन लाइनों के बीच में, ये एक लाइन होगी, ये एक लाइन होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस ये शेडेड पार्ट है और इनके कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया है एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू।